एड इन बैंक स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं मेरा बच्चा। एड इन बैंक स्टेटमेंट। आज लेक्चर 3 में हम एड इन बैंक स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। एड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्लियर है बच्चा? हेडिंग डाल दो, एड इन बैंक स्टेटमेंट। मुझे जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, बैंक स्टेटमेंट किसका रिकॉर्ड होता है? हमारी कंपनी का होता है या बैंक वालों का होता है? जल्दी बता दो। हमारी कंपनी का होता है या बैंक वालों का होता है? जल्दी बता दो मुझे। पक्की बात है बैंक वालों का होता है। बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक भी कहते हैं, लिखवाई थी मैंने बात पहले लेक्चर में। पासबुक भी कहते हैं। लिखना स्टार्ट करो जल्दी से मेरा बच्चा, लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, डिपॉजिट कैश लास्ट डे। डिपॉजिट कैश लास्ट डे in bank but not shown in bank statement. अब बैंक वालों को क्या बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए अपने पास, हम वो सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जितने भी लेक्चर पढ़े उसमें कैश यानी कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या चीज रिकॉर्ड नहीं की थी? पैसे आने वाली या जाने वाली। अब कंपनी वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब बैंक स्टेटमेंट से जो हमें चीजें रिकॉर्ड करवानी है कि भाई हमने तो कर लिया, अब आप रिकॉर्ड कर लो, वो क्या क्या चीजें हैं उसका ऐड वाला पढ़ने जा रहे हैं हम। कि पैसे बैंक में हमारी तरफ से तो जा चुके हैं पर बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किए। हम कौन? कैश बुक। पर बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो आइए जरा देखते हैं। डिपॉजिट कैश लास्ट डे इन बैंक बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, पहला पॉइंट है ये। डिपॉजिट कैश लास्ट डे इन बैंक but not shown in bank statement. सेकंड पॉइंट लिखो। अच्छा ये सेकंड पॉइंट जो है ना, वो जो मैं सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं इसके बहुत सारे नाम है तो मैं उसको एक ही चीज दूंगा। चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसको अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। इसको अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। चेक इन प्रोसेस भी कहते हैं। चेक इन ट्रांजिट भी कह सकते हैं, सफर में चेक। चेक इन क्लियरेंस भी कहते हैं इसको। और आउट स्टेशन चेक भी कह सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं मेरा बच्चा। ये वो चीजें हैं जो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैंक वाले रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। हम नहीं करेंगे, बैंक वाला करेगा। लेक्चर 4 लेक्चर 4 जो है हमारा, वो है बैंक स्टेटमेंट वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। वो हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा वो। अब कैसे, गौर सुनना। डिपॉजिट कैश, पहले मुझे बताओ, आपने डिपॉजिट कराया होगा कैश? यस और नो? कंपनी करवाएगी ना कैश डिपॉजिट, तो इसका मतलब है कंपनी को तो पता है कि मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, पर आपने बैंक के लेट आवर्स में जमा करवाए पैसे। मिसाल के तौर पे, अच्छा 2-3 एग्जाम्पल देता हूं उसकी। मिसाल के तौर पे, हफ्ते वाले दिन बैंक खुलता है, हफ्ते वाले दिन बैंक खुलता है, हाफ डे होता है बैंक का। आप बैंकिंग के लेट आवर्स में पहुंच गए जाके और बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। अगले दिन छुट्टी है बैंक की, इतवार है, हफ्ते को आप बैंक चले गए, और बैंक का हफ्ते को अमूमन, अगर हफ्ते को बैंक खुलता है तो अमूमन बैंक का जो है वो हाफ डे होता है। आप चले गए बैंक में, डेट थी महीने की आखिरी तारीख, डेट थी महीने की आखिरी तारीख। आप बैंक चले गए, आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए। आप कौन? कैश बुक आपने जमा करा दी है। मुझे एक बात बताओ, जब आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए होंगे, या आप जब बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे होंगे, तो कंपनी को तो पता होगा कि मैंने पैसे जमा करा दिए बैंक में, या मैं जमा कराने जा रहा हूं। जब आप बैंक में गए और बैंक में आपने जमा करा दिया, तो बैंक वालों ने बोला कि सर आपने लेट आवर्स में जमा कराया, अभी हमारे बैंकिंग आवर्स बंद होने जा रहे हैं, हम इस कैश को जो आपने जमा कराया है बैंक स्टेटमेंट में मंडे को शो करेंगे। मुझे बताओ, क्या ये मेरी हेडेक है या बैंक वालों की हेडेक है? मैंने तो जमा करा दिए ना, मेरा तो कोई हेडेक नहीं है इसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो बैंक में पैसे जमा करा दिए। बैंक स्टेटमेंट वालों ने शो नहीं किए उसको, क्या लिखा हुआ है? बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों ने शो नहीं किया इसको। आज नहीं तो कल अगर बैंक वाले रिकॉर्ड करेंगे तो अपने पास ही करेंगे ना, मैं तो अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं तो जब कंपनी से निकला हूंगा, तो निकलने से पहले तो मैंने अपनी कैश बुक में इस पैसों को जमा कर दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बंदा नुमाइंदा जो है वो बैंक जा रहा है। जब मैं बैंक जाके पहुंचूंगा, तो बैंक में पता लगा कि भाई आप जो है वो लेट आवर्स में आए हैं, लास्ट डे आए हैं आप, आज महीने की आखिरी तारीख है, लास्ट डे आए हैं आप, महीने की आखिरी तारीख है, हम इस पैसे को शो करेंगे, अभी हमारी क्लोजिंग हो रही है, या आप लेट आवर्स में आए। देखो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी रिकंसिलेशन करते हैं, बताया था ना मैंने आपको, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी रिकंसिलेशन करते हैं, पहले लेक्चर में बताया था ना मैंने ये बात। आज साबित हो रही है वो बात कि आपने तो जमा करा दिया, आपने जमा करा दिया 31 तारीख को, या आपने उस टाइम पे जमा कराया जिस टाइम पर बैंक की क्लोजिंग हो रही थी, और बैंक वालों ने बोला सर हम इसको शो करेंगे मंडे को, तो यार बैंक वाले ही शो करेंगे ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें, हमने तो जमा करा दिया। तो 31 तारीख को आपने मिसाल के तौर पे कैश जमा करा दिया या चेक जमा करा दिया। अब बैंक वालों के पास, बैंक वालों ने 31 तारीख को आपने अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया इसको भाई, पर बैंक वाला क्या बोल रहा है कि सर हम इस पैसे को पहली तारीख को शो करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये मेरा हेडेक है कि वो पहली तारीख को शो करेंगे? क्या ये मेरा हेडेक है? नहीं, ये तो बैंक वालों का हेडेक है। तो बैंक जाने, बैंक का काम जाने, हमारे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जब हमने कैश बुक में जमा करा दिए होंगे पैसे, तो मुझे बताओ बैंक वाला 1 तारीख को करे, 2 तारीख को करे, 3 तारीख को करे, करेगा तो बैंक वाला ही करेगा ना, हम थोड़ी करेंगे। अब अगर बैंक स्टेटमेंट में ये ऐड नहीं हुआ पैसा, तो मुझे बताओ हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम आ रहा होगा, ऐसा ही है? तो ये तो रिकंसाइल ही नहीं होगा, ये रिकंसाइल ही नहीं होगा। तो कुछ चीजें बैंक के हैंड से होती है जिसको टाइम में डिले हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन होता वो बैंक की तरफ से ही है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। हमने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक जाने आज नहीं तो कल रिकॉर्ड करेगा तो बैंक वाला करेगा, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जो है वो बैंक में इसको प्लस करते हैं, क्योंकि हमारी हैंड से वो प्लस हो चुका होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50,000 बैलेंस शो हो रहा है, हमने पैसे जमा करा दिए 31 तारीख को, और बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं पैसे 49,000। हमने 31 तारीख को पैसे जमा करा दिए,
1,000 रुपए, हमारा बैलेंस 50,000 शो हो रहा है, लेकिन बैंक वालों का बैलेंस हो रहा है 49 शो। अब हमने जमा करा दिए पैसे। अब बैंक वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कैश अपने बैंक स्टेटमेंट में, अब बैंक वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड करें। आज नहीं तो कल करना बैंक वालों को ही रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो जब बैंक वालों को ही रिकॉर्ड करना है, तो बैंक वाला जब इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो क्या ये कभी भी टैली आएगा? ये नहीं आएगा कभी भी टैली। इसलिए बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर है मेरा बच्चा? लास्ट डे डिपॉजिट बट नॉट शोन। अच्छा, ये वाली जो आपका पॉइंट होता है ना, अमूमन ये लिखा हुआ होता है, अमूमन ये सवाल में लिखा हुआ होता है नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। तो समझ जाना लास्ट डे वाली बात बताई है सर ने, लास्ट डे वाली बात बताई थी सर ने, क्या मंथ एंड पे चलेगा या बैंक के लेट आवर्स में चले गए आप, बैंक की लेट आवर्स में चले गए आप। अब आपने तो जमा करा दिया, आपने तो जमा करा दिया, आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाके, लेकिन बैंक वाला बोल रहा है सर संडे को छुट्टी है, मंडे को जमा कराऊंगा, मंडे को शो करवाऊंगा। तो खुद बोल रहा है बैंक वाला कि मंडे को मैं शो करवाऊंगा, बैंक वाला बोल रहा है मैं मंडे को शो कराऊंगा। तो उसका मतलब है बैंक वालों का हेडेक है ना, हमारा तो हेडेक है ही नहीं है। तो इसलिए याद रखना लास्ट डे डिपॉजिट वाली जो बात है वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होती है। अब आ जाओ दूसरी वाली बात। अच्छा, इन दूसरे वाली में सबके मतलब सेम है, सबके मतलब सेम है, पर ये इन नामों से आ सकते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये है चेक एमसीबी का और ये है चेक एचबीएल, सॉरी आपका जो अकाउंट है वो है एचबीएल में। ये चेक जो है वो है एमसीबी का। और से सुनना, बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये, और से सुनना। आपका चेक है एमसीबी का जो आपको अपने एचबीएल वाले अकाउंट में जमा कराने हैं। मुझे बताओ, जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है एचबीएल, क्या उसी बैंक का चेक है या डिफरेंट बैंक का चेक है? ये डिफरेंट बैंक का चेक है? यस और नो? यस और नो? जब भी किसी दूसरे बैंक का चेक, किसी दूसरे बैंक का चेक आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं और आपका अकाउंट है एचबीएल में, और जिस चेक को आप जमा करवा रहे हैं वो चेक है किसी और बैंक का, तो याद रखना ये चेक डायरेक्ट आपके अकाउंट में फौरन नहीं आता, ये जाता है चेक क्लियरिंग के अंदर। और इस चेक को आने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, कम से कम 2 दिन लगते हैं। या अगर मैं आज चेक जमा कराता हूं किसी दूसरे बैंक का, अगर मैं आज चेक जमा कराता हूं दूसरे बैंक का अपने अकाउंट में, तो वो आएगा कल शाम में मेरे पास, वो बैंक स्टेटमेंट में कल शाम में शो होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या क्लियरिंग का डिपार्टमेंट हमारा है? क्या कंपनी का होता है? क्या क्लियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है या बैंक वालों की है? बैंक वालों की है ना भाई, हमने तो जमा करा दिया चेक, हमारी कैशबुक में तो रिकॉर्ड हो गया होगा क्योंकि हमने चेक जमा करवा दिया। बैंक वाला उसको क्लियरिंग की स्टैंप लगाता है, क्लियरिंग की स्टैंप लगाता है कि चेक आपका भी क्लियरिंग में है सर, 2 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे हम बैंक वाला अपने मुंह से बोल रहा है 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शो होगा। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये तो बैंक वालों की जिम्मेदारी है। हमने तो डिपॉजिट करा दिया होगा, जिस दिन हमने डिपॉजिट कराया होगा चेक, उस दिन हमने अपनी कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है। मुझे बताओ, आज नहीं तो कल बैंक वाला ही रिकॉर्ड करेगा कभी ना कभी इसको, हम तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना भाई, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे, हाँ, अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो बैंक वाला हमें बताएगा। और डिसऑनर्ड चेक मैंने कैशबुक से लेस करना सिखाया तुम्हें लास्ट क्लास में, तुम्हें याद है? डिसऑनर्ड चेक तो कैशबुक से लेस होता है, याद रखना। हाँ, अगर बैंक वाला हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भाई मा सलामा, हम रिकॉर्ड करेंगे भाई, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हमने चेक जमा करा दिया तो कंपनी का काम थोड़ी होता चेक को क्लियर करना, क्लियरिंग का काम तो बैंक वालों का होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की तरफ से है वो बैंक रिकॉर्ड करेगा अपने पास, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। भाई मैं उठा, मैंने चेक जमा करा दिया, जब मैंने चेक जमा करा दिया होगा, जब मैंने चेक जमा करा दिया होगा तो मैंने अपनी कैशबुक में उसको प्लस कर दिया होगा ना भाई,
ये तो बैंक वालों ने क्लियरिंग का मजाक लगा के बैठे हुए हैं ये लोग कि बैंक में अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, जिसको हम अनक्लियर चेक भी बोल सकते हैं। अनक्लियर्ड चेक, ये देखो जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, अनक्लियर्ड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, एक ही बात है ये। देखो ये वाली बात अलग है, लेट आवर्स में चले गए आप बैंकिंग के, या लास्ट डे आपने बैंक में जाके जमा कराया, अगले दिन छुट्टी है, मंडे को शो होगा। अगर देखा जाए तो इसका और इसका मतलब भी सेम ही है, पर ये भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बैंक में शो नहीं हुआ, आपने लास्ट डे जमा करा, भाई लास्ट डे जमा कराऊं मैं 2 दिन, 2 घंटे पहले जमा कराऊं, 1 घंटे पहले जमा कराऊं, बैंकिंग आवर्स बंद होने से पहले, मुझे तो कोई मसला नहीं है ना भाई, मैंने तो जमा करा दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। जब बैंक ने मुझे डिपॉजिट स्लिप पर स्टैंप मार के दे दिया, तो उसका मतलब अब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। तो जब मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं अपनी कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड करूंगा? बैंक करेगा ना भाई अपने पास, मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं? तो हम चूंकि स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट कैश और बैंक दोनों की हम देख रहे होते हैं चीजें, हम सिर्फ कैश नहीं, हमें तो रिकंसिलेशन करना है ना, तो जो बैंक ने नहीं किया होगा वो भी हम एज अ स्टूडेंट करेंगे, और जो कैश बुक ने नहीं किया होगा वो भी हम एज अ स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि हमें तो सवाल को रिकंसाइल करके प्रेजेंट करना है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ कंपनी की बात करें तो वो सिर्फ कंपनी वाले का रिकॉर्ड होता है, और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो वो बैंक वालों का रिकॉर्ड होता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप बैंक के बैलेंस को भी एडजस्ट करें, कैश बुक के बैलेंस को भी एडजस्ट करें, ताकि दोनों का अमाउंट सेम आ जाए। क्लियर है? समझ लो आप दोनों के अकाउंटेंट हो, समझ लो एज अ स्टूडेंट आप दोनों के अकाउंटेंट हो। क्लियर है यहां तक बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये क्लियरिंग के अंदर 2 दिन लगते हैं, आपने आपने 31 तारीख को अपनी कैश बुक में चेक जो डिपॉजिट करवाया था वो रिकॉर्ड कर लिया। अब बैंक बोल रहा है हम 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शो करेंगे, तो बैंक वाले ही शो करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई शो? हम क्यों करेंगे भाई? हम दोबारा प्लस करें हम? क्लियरिंग का काम बैंक का होता है, याद रखना। एक डिपार्टमेंट होता है क्लियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें जितने भी दूसरे बैंक के चेक किसी दूसरे बैंक पे डिपॉजिट होते हैं ना, उसमें लगता है कम से कम 2 दिन लगता है, या अगर आज आप जमा करवाएं, आज के दिन जमा कराएं तो कल शाम में आ जाएगा, यानी इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है। तो वो टाइम हमारी वजह से तो नहीं लग रहा ना भाई, हमारी वजह से तो नहीं लग रहा। अगर बैंकिंग का डिपार्टमेंट इतना तेज होता कि वो सेम डे डाल दें, तो भाई फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सेम डे आ जाएगा, मैं भी खुश, बैंक स्टेटमेंट भी खुश। लेकिन मैं तो खुश हूं, बैंक स्टेटमेंट खुश नहीं है अभी, क्योंकि मैंने तो जमा कर दिया भाई, बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर है तक बात? तो अनक्लियर चेक, चेक इन प्रोसेस, सफर में चेक, चेक अभी प्रोसेस में, चेक अभी क्लियरेंस में। आउट स्टेशन चेक का थोड़ा सा डिफरेंट मतलब होता है। आउट स्टेशन चेक का मतलब होता है किसी दूसरी सिटी का चेक, जैसे इस्लामाबाद का बैंक का चेक आ गया, इस्लामाबाद की ब्रांच का बैंक का चेक आ गया। लेकिन अब अब ऐसा नहीं होता, अब तो इतनी बैंकिंग तेज हो गई है कि अगर किसी दूसरी सिटी का चेक आ जाए और बैंक सेम हो आपका, तो वो उसी दिन आ जाता है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया अब तो। लेकिन पुराने वक्तों की बात कर रहा हूं कि जब दूसरी सिटी का चेक, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद का चेक है और कराची में आ रहा है, वो कराची की ब्रांच में जमा हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता था, उसको बोलते हैं आउट स्टेशन चेक, आउट स्टेशन चेक। लेकिन ये अब ज्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आता ज्यादा? लिखवा तो मैंने दिया, ये ज्यादा इसलिए नहीं आता क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो गई ये चीज, अब ये आउटडेटेड हो गई ये चीज, अब ये वक्त के साथ साथ खत्म हो गई है ये, क्योंकि अब बैंकिंग में इतना सारा एडवांसमेंट हो गई है, ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ गई है, ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया है, मोबाइल की पेमेंट आप अपनी एप्लीकेशन से कर लो, आप अपने जो यूटिलिटीज बिल्स पे कर दो, तो अब तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है। तो इसलिए आउट स्टेशन चेक का मतलब जरूर समझ लेना, किसी दूसरी सिटी का चेक आपका आपके अकाउंट में आ रहा हो, आप कराची में रहते हैं और जो चेक आ रहा है वो आ रहा है इस्लामाबाद का या लाहौर का, तो आउट स्टेशन चेक कहलाता है। खैर, इसको हटा के बाकी सबका मतलब सेम है। चेक डिपॉजिट हो गया, आपने करा दिया, अब क्लियरिंग में बैंक ने भेजा हुआ है, तो बैंक ही रिकॉर्ड करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई? क्लियर है? अच्छा, क्लियरिंग कब होता है? क्लियरिंग कब होता है? जब एक बैंक अकाउंट अलग है और जिस बैंक अकाउंट में चेक जमा कराया जा रहा है वो चेक दूसरे बैंक का है, वो चेक दूसरे बैंक का है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, चेक है एमसीबी का और आपका जो अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है वो किस में है? एचबीएल में। तो ये एमसीबी बैंक है
और आपका जो अकाउंट है वो एचबीएल में है, तो ये डिफरेंट बैंक में जमा हो रहा है पैसे, तो ये क्लियरिंग में जाएगा। क्लियरिंग में 2 दिन 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं, 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में वो शो नहीं हो रहा था, तो आप उसको बैंक स्टेटमेंट में शो करते हैं ताकि आपका और कैश बुक का बैलेंस, यानी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर आ जाए, ताकि आपका और बैंक का बैलेंस बराबर आ जाए। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है इस पूरे चैप्टर को करने का, कि दोनों का बैलेंस सेम आ जाए। और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा कि ये आंसर टैली होगा, तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा यार मेरा आंसर सही आया हुआ है। 99% जो है ना वो सही से टैली होता है, 1% चांस है कि गलत से टैली हो जाए। ठीक है, 99% आपका टैली सेम होगा। तो ये वाले सवाल मिस मत करना, क्योंकि जो सवाल टैली करने वाले होते हैं ना वो बच्चे को ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार हमें पता है। देखो कैश बुक गलत से भी टैली हो सकती है, गलत से भी टैली हो सकती है, जर्नल एंट्री में 1-2 एंट्री गलत हो सकती है, गलत हो सकती है। लेकिन ये वाला जो सीन है इसको बहुत गौर से देखना तुम। क्लियर है, ये ऑन सीन है ये वाला। दोबारा एक बार रिव्यू कर देता हूं। डिपॉजिट कैश, आपने कैश डिपॉजिट करा भाई, लास्ट डे की या बैंक की अगले दिन छुट्टी थी या लेट आवर्स में आपने जमा कराया जाके, बैंक स्टेटमेंट में वो शो नहीं हो रहा है। बैंक बोल रहा है आज नहीं तो परसों, आज नहीं तो एक दिन बाद हम इसको शो कर देंगे, क्योंकि आप लास्ट डे आए हो, महीने की आखिरी तारीख को आए हो, और रिकंसिलेशन आप महीने की आखिरी तारीख को ही बनाते हो, तो आपको जो है वो अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है आपने, लेकिन बैंक वाला बोल रहा है हम इसको एक दिन बाद शो करेंगे, 2 दिन बाद शो करेंगे। तो हम क्या करें भाई, ये तो बैंक की जिम्मेदारी है। तो आपका जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो ज्यादा आ रहा होता है और बैंक स्टेटमेंट का कम हो रहा होता है, तो आप बैंक स्टेटमेंट में इसको ऐड कर देते हो ताकि आपको रिकंसाइल हो जाए। हाँ, अगर डिसऑनर्ड हो जाता है चेक, अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो फिर उसकी खबर बैंक आपको देगा, वो फिर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन यहाँ डिसऑनर्ड की कोई बात नहीं है। ठीक है, और पहले वाला चीज कैश तो डिसऑनर्ड हो ही नहीं सकता, कैश तो डिसऑनर्ड हो ही नहीं सकता, कैश तो प्योर आपको दिया है। क्लियर है मेरा बच्चा, कैश तो डिसऑनर्ड होगा नहीं, कैश कैसे डिसऑनर्ड होगा। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। ये सारी चीजें बैंक में ऐड होती हैं। लास्ट डे डिपॉजिट लिखा हुआ आ जाए, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर लिखा हुआ आ जाए, तो ये सारी बातें मेरा बच्चा याद रखना, बैंक स्टेटमेंट में हम इसको ऐड करेंगे। बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं। क्लियर है, चेक सफर में, चेक इन प्रोसेस, चेक ट्रांजिट, सफर में, प्रोसेस में है, क्लियरेंस में है, चेक डिपॉजिट हो गया बट नॉट क्लियर्ड, इन सब का एक ही मतलब है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। कैश कभी भी क्लियरिंग में नहीं होता मेरा बच्चा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप आखिरी दिन में गए बैंक में, महीना खत्म हो गया था, आप महीने की आखिरी तारीख को गए, बैंक वाले ने बोला सर हम मंथ एंड क्लोज कर रहे हैं, हम जो है वो इसको पहली तारीख को आपकी स्टेटमेंट में शो कर देंगे, या आप लेट आवर्स में चले गए, तो ये रीजंस हो सकते हैं। खैर वैसे अब तो कैश अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो वो तो हाथ के हाथ आ ही जाते हैं अकाउंट में। अमूमन ऐसा होता है कि आप अगर बैंक जो है वो आप महीने की आखिरी तारीख को गए और कोई लेट आवर्स हो रहे हैं बैंक के, बैंक ने अपने आवर्स बंद कर दिए लेकिन आपको डिपॉजिट स्लिप काट के दे दी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कभी कभार कि मैनेजर्स से आपकी बड़े गुड टर्म्स होते हैं, बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं, तो बैंक बंद भी हो जाता है तो वो मैनेजर बोलता है यार आ जाओ यार ले लो पैसे, डिपॉजिट यार कर लो, डिपॉजिट हम ले लेते हैं आपसे पैसे, यार आपका बहुत बड़ा अकाउंट है हमारे बैंक में, तो आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं हमारे, तो आप हम ले लेते हैं पैसे आपसे, लेकिन सर हम डिपॉजिट स्लिप आपको आज दे देते हैं, लेकिन हम अपने बैंक स्टेटमेंट में इसको कल शो कराएंगे, परसों शो कराएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी बैंक वाले रिकॉर्ड तो करेंगे ना, तो एज अ स्टूडेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कैश बुक तो बढ़ चुकी है, आप बैंक स्टेटमेंट को भी बढ़ा दो भाई, क्योंकि एज अ स्टूडेंट तो आप दोनों काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपको तो दोनों काम कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं मैं, अगर आप एज अ कंपनी बात करें तो आप सिर्फ कैश बुक के रिकॉर्ड करने वाले हैं, और अगर आप सिर्फ बैंकर हैं, बैंक में बैठे हुए हैं, तो आप बैंक स्टेटमेंट वाले हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, लेकिन एज अ स्टूडेंट क्योंकि आपको तो पूरा क्वेश्चन रिकंसाइल करके दिखाना है, तो बैंक कंपनीज भी यही करती हैं, कंपनीज भी यही करती हैं, वो बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेती हैं और देखती हैं कि यार अभी चेक क्लियरिंग में है, इसका अनक्लियर्ड है, तो आज नहीं तो कल बैंक में आएगा, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो बैंक कंपनी बना रही होती है उसमें बैंक में वो ऐड कर देती है सिर्फ। लेकिन आपको कंपेयर किससे करना होता है, बैंक स्टेटमेंट से, याद रखना। देखो कंपैरिजन हमेशा दो लोगों में हो सकता है, एक में तो नहीं हो सकता। आप अपने आप को कंपेयर कैसे करेंगे, अब दिमाग वाली बात है ना। तो कंपैरिजन दो चीजों में होता है, तो हम कंपेयर करते हैं कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को। अगर कैश बुक वाले को पता है उसने रिकॉर्ड कर लिया तो बैंक वाला भी करेगा, भले आज नहीं तो कल बैंक में तो आएंगे ना पैसे, तो आज महीने के एंड में तो तुम रिकंसाइल करोगे ना, क्योंकि महीने के एंड में तो तुम्हें बराबर करना है बैलेंस। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है।
ये सारी बातें समझ में आ गई मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा, इसकी एक्सरसाइज कराऊं या अभी छोड़ दूं? एक साथ ही करा दूं सवाल में एक्सरसाइज कराने की, क्योंकि ये सारी चीजें ऐड करवाऊंगा बैंक स्टेटमेंट में। फायदा नहीं है, सारी चीजें मैं बैंक स्टेटमेंट में ऐड कराऊंगा, तुम सिर्फ इसके नाम याद कर लो। इसके अब तो तुम्हें याद तो करना पड़ेगा। देखो, तुम एग्जामिनर को समझा तो नहीं सकते ना कि सर हमने लास्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराया था, महीने की आखिरी तारीख थी, क्लोजिंग चल रही थी, बैंक वालों ने जो है इसको शो नहीं किया, तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम बैंक में शो करेंगे, क्योंकि बैंक में शो नहीं हुआ, हमने तो शो कर दिया होगा। चेक जो है वो जब क्लियरिंग में होता है तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम क्यों रिकॉर्ड करें, बैंक वाला करेगा। तो आप ये सारी बातें अब एग्जामिनर को बता थोड़ी सकते वर्बली यार, आपको तो ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। इवेंचुअली आपको याद तो पॉइंट्स ही करने हैं ना, ये तो बात तो खत्म हो गई। तो ये अगर देखा जाए तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में दो चीजें हैं, ये तो इसके नाम है बहुत सारे, अनक्लियर्ड, चेक इन प्रोसेस, चेक इन ट्रांजिट, चेक इन क्लियरेंस, इनमें से कोई भी नाम आ जाए आप बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लें उसको। बाकी ये है लास्ट डे डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट भी कहते हैं इसको, लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, लास्ट डे डिपॉजिट, इसको लेट डिपॉजिट भी कह सकते हैं आप, लेट डिपॉजिट भी कह सकते हैं आप, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहलाता है ये, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, मैं अब वो लेक्चर नंबर 3 की जो वीडियो है ना, लेक्चर जो है वो मैं ट्रिम करके उसकी वीडियो को एडिट करके दोबारा डाल रहा हूं। तो पहले आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा, क्लियर है? अब लेस इन बैंक स्टेटमेंट वाला लेक्चर मैं आपको रात में भेज दूंगा, तो ये आपके चारों पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हम सिर्फ सवालात करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? हम सिर्फ सवालात करेंगे फिर, सही है? अभी तुम्हारे पास अमूमन देखा जाए तो टाइम है बहुत, तो टेंशन नहीं लो, डेट शीट से पता लग जाता है, वरना लाए अमल मेरा कुछ और होता। फिर दो दो क्लासें होती, दो दो लेक्चर एक साथ होते हैं। वैसे अभी भी मैं रोज दो दो लेक्चर भेज रहा हूँ, शायद एक या दो, कम से कम एक लेक्चर फुल, मतलब 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 40 मिनट्स का जा रहा है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कहूंगा कि मेरा बच्चा आप सिर्फ अपने लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखें, स्किप मत करना कोई लेक्चर, वरना ये खराब हो जाएगा। क्लियर है? फिर अचानक जब सवाल आएगा ना, मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवाऊंगा। देखो, मैंने अभी तक स्टेटमेंट थोड़ी बनवाई है, अभी तो मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है, अभी तो मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा, वो बैलेंस जो कि मैच नहीं हो रहा होता वो क्या कहलाता है? अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या कहलाता है? अनएडजस्टेड बैलेंस। बता दी थी ना बात ये, अरे ये तो लेक्चर में लिखी हुई है। वो बैलेंस जो कि रिकंसाइल नहीं हुआ हुआ होता, सवाल में हमें दिया हुआ होता है और हमें उसको रिकंसाइल करना होता है उस बैलेंस को विद द हेल्प ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम्स। ये रिकंसाइलिंग आइटम्स होते हैं जो मैं लिखवाता हूं ना आपको पॉइंट्स में, इनकी मदद से हम रिकंसाइल करते हैं कैश और बैंक के बैलेंस को। तो ये हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाता है, जो कि हमारा बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा होता, हम कंपेयर करते हैं और फिर उसको रिकंसाइल करते हैं। क्लियर है? तो जो बैलेंस मैच नहीं हुआ हुआ होता वो अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाता है। क्लियर है? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। मैं वो सेकंड वाली, थर्ड वाली वीडियो भी आपको दोबारा सेंड कर रहा हूं। क्लियर है?